बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, आज एतवार का दिन है और आप शाम के वक्त ये वीलॉग देख रहे हैं, रात के वक्त देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावत मुस्तरद कर दी जो हुकूमत की जानिब से दी गई थी ब्रीफिंग के हवाले से। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना तफसीली मौक़िफ़ जारी किया है कि क्यों उन्होंने इस दावत को मुस्तरद किया है। ऐसी ही एक दावत जो है वो साहबजादा हामिद रज़ा साहब को भी दी गई थी, उन्होंने भी मुस्तरद कर दी। यहाँ पे DG/ISPR ने एक ब्रीफिंग देनी थी मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोगों को और लीडरशिप को बुलाया जा रहा था, मुख्तलिफ लोगों को दावत दी गई थी। तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने तो साफ कहा जी हम बाइकआउट कर रहे हैं। पहले ये देख लें कि साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने क्या कहा। उन्होंने कहा वजारत इत्तलाआत की तरफ से दावतनामा मौसूल होने के बावजूद साहबजादा हामिद रज़ा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की PC के फैसले की रोशनी में आज की ब्रीफिंग में शिरकत से माजरत कर ली। और साहबजादा हामिद रज़ा का मौक़िफ़ है कि जब तक मुल्क के सबसे बड़े और मकबूल रहनुमा इमरान खान शिरकत नहीं करते उस वक्त तक किसी ब्रीफिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आ जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़, इसमें डिटेल मौक़िफ़ क्या है। अच्छा, चूँकि ये महज एक हुकूमती ब्रीफिंग है और ना इसमें कोई कौमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की संजीदा कोशिश नज़र आती है और ना ही इमरान खान जैसे अहम कौमी रहनुमा को शामिल करने की नीयत है, इसलिए हम समझते हैं कि इस ब्रीफिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिरकत ज़रूरी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी, इसकी हर शक्ल, हर सूरत और हर मज़हर की दो टोक और गैर मुबहिम अल्फाज में मजम्मत की है। इमरान खान साहब जो इस वक्त नाजायज़ तौर पर कैद में हैं, उन्होंने जेल से भी कौम के नाम अपने पैगामात में वाज़ेह तौर पर न सिर्फ दहशतगर्दी की मजम्मत की बल्कि कौमी यकजहती, इत्तेहाद और दाखिली इस्तेहकाम की ज़रूरत पर जोर दिया है। उनका मौक़िफ़ खुद वज़ाहती है और उन्होंने जिस बसीरत और जुर्रत के साथ कौम को मुत्तहिद करने का पैगाम दिया वो एक कौमी रहनुमा की सोच की अक्कासी करता है। तहरीक इंसाफ वाज़ेह मौक़िफ़ है तहरीक इंसाफ का कि किसी भी बैरूनी जारियत की सूरत में हम मुल्क और कौम के दिफा के लिए सफ़े अव्वल में खड़े होंगे। इस कौमी मौक़िफ़ को हमने अपने यौम तासीस के मौका पर भी वाज़ेह किया जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा करारदाद मंजूर की जिसमें पार्टी ने भारतीय जारहियत और प्रोपेगेंडा से मुताल्लिक अपने उसूली मौक़िफ़ को पूरी कौम के सामने रखा, जो कि इस बात की अलामत है कि तहरीक इंसाफ हर सतह पर कौमी सलामती, खुद मुख्तारी और यकजहती के लिए संजीदा और हमवक्त तैयार है। वो ये कह रहे हैं तहरीक इंसाफ जो है ना वो मुल्क और कौम के साथ खड़ी है, कौम की यकजहती चाहती है, सबको इकट्ठा भी रखना चाहती है और सफ़े अव्वल में खड़ी भी होगी अगर कोई जारहियत भारत की तरफ से की गई पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन वो ये कहते हैं कि हम ये समझते हैं कि हालिया हसास हालात में हुकूमत को फौरी तौर पे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी ताकि तमाम कौमी जमातों को एतमाद में लेकर एक मुश्तरका लाएअमल तरतीब दिया जाता। बदकिस्मती से हुकूमत ने यह मौका ज़ाया कर दिया। ना सिर्फ APC नहीं बुलाई बल्कि उसकी जगह एक हुकूमती वजीर की तरफ से यक तरफा ब्रीफिंग दी जा रही है। इमरान खान और तहरीक इंसाफ ही वो आवाज़ है जो आवाम की हकीकी जज्बात की तर्जुमानी करते हैं। इमरान खान ने हमेशा कौमी इत्तेहाद, इदारा जाती हमांगी और सियासी इस्तेहकाम की बात की है और वो किसी किस्म की तकसीम, तफरका या कमज़ोरी के हामी नहीं है। इन तमाम अवामिल को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने मुतफ़िका तौर पर फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमती ब्रीफिंग में शिरकत नहीं करनी। अब ये शिरकत नहीं करनी, इसका रीज़न इमरान खान है कि जब इमरान खान को आप माइनस कर देते हैं तो फिर आप एक्चुअली पाकिस्तान को माइनस कर देते हैं। देखें, पाकिस्तान किसी भी शख्स से बहुत बड़ा है, किसी भी शख्सियत से बहुत बड़ा है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान किसके साथ खड़ा है इस सवाल का जवाब हम सारे जानते हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी जानती है। क्या सारा पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर के साथ खड़ा है? हाँ, लड़ाई हो जाएगी तो फौज के साथ तो पाकिस्तान खड़ा होगा, लेकिन जनरल आसिम मुनीर को सारा पाकिस्तान नहीं उनको सपोर्ट करता भाई। इसी तरह जो आपके शहबाज शरीफ है सारा पाकिस्तान नहीं सपोर्ट करता, नवाज शरीफ है सारा पाकिस्तान नहीं सपोर्ट करता। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का वाहिद लीडर है जिसे सारा पाकिस्तान सपोर्ट करता है। पाकिस्तान के एक एक कोने में उसका चाहने वाला बैठा हुआ है, एक एक जगह से इमरान खान साहब को सपोर्ट मिलती है। अब मामला कुल मिला के ये है कि जो असली शेर है उसे जेल में बंद किया हुआ है और बाहर जो है वो लगड़ भग्गों ने मिलकर एक गदर मचाया हुआ है मुल्क के अंदर। इनू फड़ लो, इसको मारो, उसको कुटो, उसके अकाउंट बंद कर दो, उसको सजा दे दो, उसको जनाब गायब कर दो, लापता कर दो, इसके ऊपर टॉर्चर करो, इसका घर तोड़ दो, इसको जो है वो जबरी तौर पे गुमशुदा कर दो, ये औरतें हैं इनको भी उठा के तशद्दुद कर दो।
तो पाकिस्तान में लक्कड़ बग्गों ने एक गदर मचाया हुआ है शेर को जेल में बंद करने के बाद। मैं आपको सीरियसली कहता हूं, आज इमरान खान को बाहर निकालें, ये सारा जुल्म और बर्बरियत ये इस तरह कर नहीं पाएंगे। इमरान खान की जो मकबूलियत का मिराज बना ना, जो मकबूलियत बहुत ऊपर गई, वो 9 मई के बाद जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हो गए ना, फिर वो पीक पे चली गई। और आज इमरान खान साहब अपनी मकबूलियत की बुलंदी के ऊपर खड़े हुए हैं। तो इस वक्त उसको छोड़ के देखें और फिर ये जुल्म करके दिखाएं कौम के ऊपर, इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। अब नाज़रीन, अलीमा खान साहिबा ने भी एक बड़ा टका के जवाब दिया है और बड़ा साफ सुथरा जवाब दिया है। अलीमा खान साहिबा ने, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। वो ये कहती हैं कि ये बहुत सिंपल है, अंग्रेजी में उन्होंने ट्वीट किया है कि इमरान खान साहब को जो है वो गैर कानूनी कैद से बाहर निकाला जाए। लोगों ने इमरान खान को वोट दिया है और उसी पे लोग जो है वो ट्रस्ट करते हैं, और उसके जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से जो कंसर्न है लोगों के, वो इमरान खान साहब के फैसलों के ऊपर लोग जो हैं वो ट्रस्ट करते हैं, उन पे एतबार करते हैं, उन पे एतमाद करते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक हुकूमत जो 17 सीटों के साथ तश्कील दी गई है, यानी असल में जो सीटें ये जीते हैं ले दे के, जोर मार के, पैसा लगा के, वो तो 17 सीटें थी। बाकी सारी पे तो इमरान खान साहब झाड़ू फेर गए थे, सारी सीटें इमरान खान जीत गए थे। 17 सीटों वाली नून लीग को उठा के इन्हें हुकूमत में लाकर बैठा दिया गया जबरदस्ती वाले। तो अब 17 सीटों पे जीतने वाली हुकूमत से ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है कि लोग उनके पीछे खड़े होंगे और वो हुकूमत जो है वो लोगों की तकदीर का फैसला करेगी? तो ये नहीं हो सकता। अलीमा खान साहिबा ने बिल्कुल वजाहत के साथ, इमरान खान जैसे क्लियर बात करते हैं, अलीमा खान भी बिल्कुल उसी तरह क्लियर बात करती हैं। उन्होंने साफ कहा, ऐसे नहीं हो सकता, ये आप इमरान खान को निकालें, कौम आपके साथ खड़ी होगी, क्योंकि मैंडेट उसके पास है, लोग उस पर एतमाद करते हैं, बड़े फैसलों में आपको उसको शामिल करना पड़ेगा। अब नाज़रीन, एक और चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ये राणा सनाउल्लाह साहब ने भी बयान दिया, कुछ और वज़रा भी बयान दे रहे हैं। जब वफाकी वजीर बयान देता है तो इसका मतलब यह होता है कि यह हुकूमत का मौक़िफ़ है। अब हो ये रहा है कि वजीर बार बार एटमी हमले की धमकियां दे रहे हैं, यानी एटमी लड़ाई हो सकती है, यानी पाकिस्तान अभी लड़ाई में उतरा भी नहीं है और जंग कोई नहीं होने जा रही। मैंने आपको 1000 मरतबा पहले कहा, मैं अब आपको फिर कह रहा हूं कि कोई जंग नहीं होने जा रही, लड़ाई हो सकती है। लड़ाई और जंग में बहुत फर्क है, यानी एक लड़ाई हो सकती है, जंग नहीं होने जा रही पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, और ना अभी जंग का कोई माहौल बना हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान लड़ाई होने से कबल ऐसे बयान कैसे दे सकता है? यानी वफाकी वज़रा जो हैं वो ये धमकियां दे रहे हैं कि जनाब एटमी हमला कर सकता है पाकिस्तान, ये जो मिसाइल है ये एटम बम लेकर आ जाएगा, और ये सारा रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। इसकी ट्रांसलेशन करा के पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इंडिया बांटेगा। अमेरिकन वो प्रोपेगेंडा करेंगे जो आपके खिलाफ हैं, यूरोपियन वो प्रोपेगेंडा करेंगे जो आपके खिलाफ हैं, इसराइल लॉबिंग करेगा आपके खिलाफ, इंडिया लॉबिंग करेगा आपके खिलाफ। आपको समझ नहीं आ रही आप कैसे गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं कि आप एटम बम मार देंगे? फॉर गॉड सेक, आप ये कह सकते हैं कि दोनों मुल्क एटमी ताकत हैं, दोनों के पास एटमी हथियार हैं। कश्मीर एक एटमी जो है वो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, लिहाजा पूरी दुनिया कोशिश करे कि यहां मामला पुरअमन तरीके से हल हों। अगर ये लड़ाई छिड़ गई तो इसके नतायज पाकिस्तान, इंडिया और दुनिया के लिए अच्छे नहीं होंगे। दुनिया को यह बात समझनी पड़ेगी। यह भी तरीका आपका धमकी लेगा। आप डायरेक्ट कहते हैं जनाब हम एटमी सलाहियत हमारे पास मौजूद है, हमने एटम बम वो चला भी देना है, हमने सिर्फ शबरात के लिए नहीं रखे हुए, हमने जनाब यहां से जो है वो इसके साथ लगाना है, क्या नाम है, हमारी जो मिसाइल हैं ये सलाहियत रखते हैं जनाब एटम बम ले जाने की। तो जब आप ये चीजें कहते हैं ना तो ये खतरनाक है, इसको वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हैं और वो ज़हनी तौर पे दुनिया को तैयार कर रहे हैं कि इनसे इनकी एटमी ताकत छीन लो। ये गैर जिम्मेदार स्टेट है, तो जिम्मेदारी वाले बयान देने चाहिए। और वैसे अभी तो लड़ाई शुरू नहीं हुई, तो आपको पहले से ही थकन क्यों हो रही है भाई? पहले तो ये होती तो आखिरी हथियार होता है ना, जब आपके पल्ले ही कख ना बचे। तो क्या आप ज़हनी तौर पे हार चुके हैं कि आप इंडिया के साथ लड़ नहीं सकते तो आपको एटम बम चलाना पड़ जाएगा? भाई वो तो आखिरी हथियार है। एंड में जाके जब कुछ आपके पास नहीं बचता, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, देन आप एटमी हमला करते हैं। अदरवाइज तो आप करते ही नहीं, आप कर ही नहीं सकते। और आपको करना क्यों है? जब आप मैदान में लड़ने की सलाहियत और ताकत आपके पास है तो फिर आप ऐसा क्यों करेंगे? अभी रशिया के साथ पूरी दुनिया लड़ रही है वहां पे यूक्रेन में, बेशुमार पूरी दुनिया ने हथियार भेजे हैं, हाथ बेशक यूक्रेनियों के हैं लेकिन पीछे पूरी दुनिया का पैसा, हथियार है, सब कुछ है। तो क्या रशिया जो है वो दीवार के साथ लग गया, रशिया ने फटाफट बम मार दिया वहां पे? नहीं, वो आखिरी वक्त तक लड़ेगा। और अब तो वह मामला जो है वो काफी हद तक हल भी हो रहे हैं। तो ये गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स हैं, हुकूमत को इसके ऊपर होश के नाखून लेने चाहिए। इसकी कीमत बाद में पाकिस्तान को चुकानी पड़ती है। नाज़रीन, भारत ने वही किया जिसका डर था
اور معاملہ اسی طرف گیا جو بھارت کہہ رہا تھا. یہ جناب خبر آ گئی ہے میڈیا میں اور 4-5 جگہ پہ میں نے پڑھی ہے. بھارت نے پاکستان کے ساتھ جو سندھ طاس معاہدہ معطل کیا، اب اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں، اور بھارت نے عملی طور پہ دریائے چناب کے اوپر جو بگلی ہار ڈیم انہوں نے بنایا ہے، وہاں سے پانی کا ایک مقررہ بہاؤ تھا. دیکھیں، ہمارا طے تھا کہ مشرقی دریاؤں پہ بھارت بنا لے گا ڈیمز، راوی پہ، ستلج پہ اور بیاس پہ، لیکن مغربی دریاؤں کے اوپر بھارت ڈیم نہیں بنائے گا، جس کے اندر جو ہے وہ آپ کا تھا چناب، جیلم اور سندھ. ان کو وہ نہیں چھیڑے گا. اب انہوں نے جیلم اور چناب کے اوپر ڈیمز بنائے ہیں، بار بار بنائے ہیں. پاکستان منع کرتا رہا، پاکستان روکتا رہا، لیکن ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے جناب ہم اس کا ڈیزائن ایسا کر رہے ہیں کہ ہم اپنا بھی پانی کر لیں گے، پانی جو ہے وہ پاکستان میں بھی پہنچ جائے گا، پاکستان کا پانی ہم نہیں روکیں گے، پاکستان کو اپنا مطلوبہ پانی جو ہے وہ ملتا رہے گا. تو یہ کر کر کے انہوں نے ڈیمز بنا لیے چھوٹے بڑے. اب یہ بگلی ہار ڈیم جو ہے وہ ان میں سے ایک ہے. اب وہاں پہ طے پایا تھا کہ سندھ طاس معاہدے کے مطابق ورلڈ بینک نے اور باقی فری کین نے یہ کہا تھا کہ اس میں سے کم اتنا پانی کا بہاؤ آپ چھوڑتے رہیں گے، یہ نہیں ہوگا کہ آپ پانی روک لیں گے. تو اب انڈیا نے وہاں پہ بگلی ہار ڈیم میں پانی روک لیا ہے، اور یہ اس وقت روکا ہے جب پاکستان میں نئی فصلوں کی تیاری ہو رہی ہے. تو دریائے جیلم کو تو پانی سے اس وقت لبریز ہونا چاہیے، بھرنا چاہیے، کیونکہ اب تو گلیشیئر پگھلنے کا موسم ہے. لیکن وہاں پہ بھارت نے پانی روک دیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بھارت کر سکتا ہے. چناب اور جیلم کے اوپر جو معاہدے ہیں ان کو توڑ سکتا ہے، جو مقررہ بہاؤ ہے پانی کا. اول تو یہ ڈیم بننے نہیں چاہیے تھے، لیکن بن گئے. انہوں نے طاقت کے زوم میں دنیا کے ساتھ مل کے بنا لیے. انہوں نے عالمی عدالتوں انہوں نے آپ کو شکست دی کہ جناب یہ خود تو ڈیم بناتے نہیں ہیں، یہ پانی ضائع کرتے ہیں، تو ہمیں تو بنانے دیں. پانی تو انسانوں کے لیے ہے. تو جب انسانوں کا پانی ہے، یہاں پہ 2 ارب لوگ رہتے ہیں اس خطے میں، انسانوں کا پانی ہے، جب آپ اس کو سمندر میں پھینکتے جائیں گے تو ہم نے تو جناب اس کے اوپر ڈیم بنانا ہے، ان کی ضرورت کا پانی ہم انہیں دے دیں گے. ایسے بھارت مقدمہ لڑتا تھا عالمی عدالتوں میں جا کر. تو اس نے وہاں پہ جیتا، اور اب انہوں نے وہ سٹرکچرز بنا دیے. یا تو اب یہ سٹرکچرز توڑے نہ جا کے، کیونکہ بگلی ہار ڈیم میں مبینہ طور پہ بھارت نے پانی روک دیا ہے. مختلف سورسز یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ خبریں بھی آ رہی ہیں. تو پھر اگر انہوں نے مقررہ پانی روک دیا ہے تو پھر پاکستان کے پاس اس ڈیم کو تباہ کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ ہو نہیں سکتا. اب دیکھتے ہیں پاکستان اس کا کیا جواب دیتا ہے، یا کیسے اس ڈیم کا پانی کھلواتا ہے، کھلوا بھی پاتا ہے یا نہیں. لیکن ہماری ترجیحات نا وہ ذرا کچھ اور ہے. ترجیحات بتانے سے پہلے میں ذرا ایک گواہی آئی ہے نجم سیٹھی صاحب کی جانب سے. نجم سیٹھی صاحب کیونکہ نون لیگ کو بہت پسند ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی پسند ہے، اور نجم سیٹھی صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ میں اس لیے یہاں پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ یہ ان کی طرف سے گواہی ہے. ہم کہیں گے تو الزام کہا جاتا ہے، نجم سیٹھی کہیں گے تو گواہی کہی جاتی ہے، کیونکہ یہ اس طرف کھڑے ہوئے ہیں، لکیر کے اس طرف کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ نواز شریف کھڑے ہیں. تو نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم ڈیفینسو ہیں، یعنی ہم ڈیفینسو ہیں، تھوڑا سا ڈیفینسو موڈ میں ہیں. ہم اپنا بیانیہ بھی ٹھیک طریقے سے پیش نہیں کر رہے، اور نہ ہی انڈیا کے بیانیے کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے. انڈیا کا بیانیہ تھوڑی کاؤنٹر کرنا ہے انہوں نے، یہ تو ہمارا بیانیہ کاؤنٹر کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر پکڑ کے سارے یوٹیوب چینل بند کر دیے ہیں، ہر جگہ کے اوپر انہوں نے عجیب و غریب قسم کی ٹیکنیکل ڈیوائسز لگا دی ہیں، اور ہر جگہ کے اوپر، یعنی آپ 2 یوٹیوب چینل کوئی بھی لیں، ایک اختلافی آواز لے لیں میرے سمیت کسی کی بھی، اور ایک پاکستان کے اندر نارمل کوئی یوٹیوب چینل جو چل رہا ہے وہ لے لیں. آپ 2 موبائل ساتھ ساتھ رکھیں، ایک ہی کنیکشن ہو دونوں میں، آپ دونوں کے اندر جناب ویڈیو کھولیں، آپ کو ایک کھلے گی اور ایک آپ کو کھلے گی نہیں، وہ ٹائم لے گی، 40-50 سیکنڈ سرفنگ ہوتی رہتی ہے. تو میں نے لوگوں سے 2 گزارشات کی ہیں، یا تو آپ وی پی این انسٹال کریں اگر آپ ہماری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں. نمبر 1، وی پی این انسٹال کریں، بہت سارے فری وی پی این ڈاؤن لوڈ ہو سکتے ہیں. آپ جائیں ایپ سٹور کے اوپر، اور مفت کے اندر جو وی پی این ملتا ہے، وی پی این آپ لکھیں گے، فری وی پی این، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، وہ آپ کو مل جائے گا، اس کو آپ آن کر لیں، آپ ہماری ویڈیو سن سکتے ہیں. تھوڑا بہت انٹرنیٹ سلو ہوگا، لیکن ویڈیو سننے کے بعد آپ وی پی این آف کر سکتے ہیں، وہ آن اور آف کا اس کے اندر آپشن موجود رہتا ہے. نمبر 2، ایک تو وی پی این، دوسرا جب ہماری ویڈیو آپ کھولتے ہیں تو وہ سائیکل کا پہیہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ سرفنگ شروع کر دیتا ہے، ویٹنگ پہ آپ کو لگا دیتا ہے. تو اس کا مطلب آپ بالکل یہ مت لیجئے گا کہ یہ ویڈیو چل نہیں سکتی، یہ چلے گی، تھوڑا سا آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا، 40 سیکنڈ 50 سیکنڈ. یوٹیوب کا اپنا ایک سسٹم ہے، اس کے تحت وہ اس ویڈیو کو چلا دے گا. جیسے ہی وہ ویڈیو چلے گی پھر وہ بند نہیں ہوگی، پھر آپ ویڈیو پوری سن سکتے ہیں. بہرحال نجم سیٹھی صاحب گواہی دے رہے ہیں کہ نہ ہی انڈیا کے بیانیے کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے، ہمارا بیانیہ جو کاؤنٹر کر رہے ہیں وہ کرنے والے، انڈیا کا بیانیہ کیسے کاؤنٹر کریں گے. آپ خود کہتے ہیں کہ انڈیا کا بلوچستان میں کارروائیوں میں ہاتھ ہے، تو کیوں آپ انٹرنیشنل میڈیا کو بلا کر
सही तरीके से बात नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान का रवैया जो है वो अग्रेसिव नहीं है, डिफेंसिव है। और थोड़े दिन पहले जो है वो एक टाउट कह रहा था उछल उछल के, जी हमने और कितना अग्रेसिव होना है, बड़ा अग्रेसिव हमारा रवैया है, हम बिल्कुल डरे हुए नहीं है, आप क्यों कह रहे हैं। ए प्यारे ताड़े गवाही ताड़े विचों आ गई। ये मोहसिन नकवी साहब ने, सॉरी मोहसिन नकवी मेरे मुंह से निकल जाता है, दोनों करैक्टर मुझे एक ही तरह के लगते हैं, मोहसिन नकवी और नजम सेठी, इनमें शायद ज्यादा फर्क नहीं है। तो नजम सेठी साहब ने जनाब खुद गवाही दे दी है और हुकूमत के कैंप में से कि जनाब हमारा रवैया जो है वो बहुत डिफेंसिव है। अब नादरीन आप अंदाजा करें कि इनकी तरजीहात क्या हैं। छुट्टी वाला दिन, एतवार का दिन, और एतवार वाले दिन जो है वो सदर पाकिस्तान एक ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। याद रखिए ऑर्डिनेंस तब जारी किया जाता है जब कोई बहुत इमरजेंसी हो, जब हालात इतने खराब हो कि आपको फौरी तौर पे ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ जाए। वजह यह है कि कौमी असम्बली का सेशन बुलाना होता है, उसके अंदर फिर आप पहले पास करते हैं मामला, बिल पास करते हैं, फिर आप उसको सेनेट में ले जाते हैं, जैसे भी करते हैं, वो पूरा एक प्रोसीजर है। तो फैसला अगर आपने कैबिनेट में करना है या कौमी असम्बली में करना है तो वो टाइम टेकिंग है। तो जब कोई इमरजेंसी आ जाए ना, बहुत जबरदस्त किस्म की इमरजेंसी हो, तो फिर आप एक सहारा लेते हैं कानून में सदारती ऑर्डिनेंस का। अब आप अंदाजा करें कि कितनी इमरजेंसी और कितनी जल्दबाजी थी कि वफाकी वुज़रा की तनख्वाहों में इजाफा करने के लिए सदर पाकिस्तान का ऑर्डिनेंस जारी करवाया गया, और वो भी छुट्टी वाले दिन। एक तो FPR को इसमें ऐसे इख्तियारात दे दिए गए कि अब वो मुल्क के अंदर तबाही फेर देंगे। अब वो मुल्क के अंदर जो है वो जिसका चाहेंगे अकाउंट बंद कर देंगे, जिसके अकाउंट में से चाहेंगे पैसा निकाल लेंगे बगैर इजाजत के। अब तो जनाब एक उनकी मौजें शुरू होने लगी हैं। जो लोग पाकिस्तान में काम करना भी चाहते थे ना, इनकी इन गंदी पॉलिसीज की वजह से वो भी पाकिस्तान से काम करना बंद कर देंगे और यहां से सरमाया लेकर भाग जाएंगे। ये जो FPR को इन्होंने नए इख्तियारात दिए हैं सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए। लेकिन मजे की बात आप ये देखें कि इन्हें अपनी तनख्वाहें बढ़ाने की कितनी जल्दी है। यानी जो वजीर हैं, जो वजीर मुमलिकत हैं या वफाकी वज़रा हैं, जिनके अंदर अब DGISI भी शामिल हैं। DGISI अब वफाकी काबीना का हिस्सा है, तो अगर उन्हें तनख्वाह मिलेगी, और मिलनी चाहिए, देखें वो एलिजिबल है इस तनख्वाह के लिए, उन्हें एक इजाफी नया पोर्टफोलियो मिला है, उन्होंने एक इजाफी नया काम करना है, और जो नया काम करना है उसकी तनख्वाह तो फिर मिलनी है। तो बहरहाल 140% का इजाफा किया, दुगनी से ज्यादा तनख्वाह कर दी। जो तनख्वाह पहले जो है वो कम थी उसको डबल से भी आगे डबल कर दिया। 140% का इजाफा किया है वफाकी काबीना की तनख्वाहों में सदर पाकिस्तान ने। और एक और काम देखें आप, यानी आप अजीबोगरीब काम देखें कि इजाफा 140% का किया और इसका इतलाक किया 1 जनवरी 2025 से, यानी 5 महीने की पिछली तनख्वाहें भी दो इनको। अब ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी जनाब कि सारे वफाकी वुज़रा को बहुत सारे पैसे चाहिए अब, और आपने पिछले 5 महीने की तनख्वाहें भी उनकी बढ़ा दी हैं। यानी अपनी तनख्वाह बढ़ाते हैं पीछे 5 महीने से, गरीब आदमी की तनख्वाह बढ़ाते हैं 10%, 5%, 15%, और वो भी उस दिन से या अगले महीने से बढ़ाते हैं। ये है इनकी तरजीहात, ये है इनकी प्रायोरिटीज। और यहां आप अंदाजा करें कि यूटिलिटी स्टोर के IMF के कहने के ऊपर कह रहे हैं जी हमने ये किया है। 3000 से ज्यादा जो छोटे मुलाजमीन हैं, गरीब मुलाजमीन यूटिलिटी स्टोर्स के, उन्हें नौकरियों से निकाल दिया गया जबरी तौर पे। उनकी नौकरियां फारिग कर दी गई, वो बेचारे एहतजाज कर रहे थे, उनकी बात ही किसी ने नहीं सुनी। अपनी तनख्वाहें बढ़ाई जाओ और 140% तक बढ़ाई जाओ, अपनी मौजें करो, लाखों में करोड़ों में अपने जो है खर्चे वो आगे ले जाओ, लेकिन गरीब आदमी के चंद हजार आपसे बर्दाश्त नहीं है। ये जनाब इस हुकूमत ने अवाम के साथ किया है। तनख्वाह में डबल से ज्यादा का इजाफा कर दिया और ऑर्डिनेंस जारी किया कि 5 महीने पीछे से तनख्वाहें मिलेंगी। और इतनी इमरजेंसी है, तनख्वाहों की इतनी इमरजेंसी है कि इन्होंने छुट्टी वाले दिन जो है वो सदर से ऑर्डिनेंस जारी करवाया और ऑर्डिनेंस के जरिए इन्होंने तनख्वाह बढ़वाई है। नादरीन ये एक पुलिस वाले का स्टेटमेंट है, और ये वो बेचारा पुलिस वाला है जिसने बात की थी इस बारे में कि पाकिस्तान में धांधली हुई है। वो कहता है मैंने 28 साल पुलिस डिपार्टमेंट को दिए हैं, अब मुझे खुद पर शर्म आती है। मैंने एक वीडियो सिर्फ पोस्ट की थी कि 8 फरवरी को दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी डकैती हुई है, इस पर मुझे उठा लिया गया, गाड़ी में फेंका गया, मेरे साथ ज्यादती की गई। अब बेचारा वो नौकरी के ऊपर भी नहीं है। ये बरतरफ पुलिस एहलकार राना आमिर है, वो बेचारा ये बता रहा है। तो सारे पुलिस वाले ज़हन में रखें कि अगर कभी भी आपने सच बोलने की जुर्रत की तो आपके साथ यही होगा। आपका सारा सिस्टम झूठ पे चल रहा है,
آپ جھوٹ بولتے چلے جائیں, جھوٹ کی نوکری کرتے چلے جائیں, جھوٹ کو سپورٹ کرتے چلے جائیں, لیکن یاد رکھیے گا اللہ رب العزت کو ہر اس جھوٹ, ہر اس فریب اور ہر اس ظلم جبر اور فسادیت کا تمہیں جواب دینا پڑے گا جا کے. دیکھو صنم جاوید کے اوپر ٹارچر پولیس والوں نے کیا ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ کو آپ جا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب ہمیں تو اوپر سے حکم آیا تھا تو ہم نے ٹارچر کر دیا. نہیں, آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے ایک نہتی خاتون کے اوپر ٹارچر کیوں کیا. عالیہ حمزہ کے اوپر ٹارچر آپ لوگوں نے کیا ہے. آپ کو اللہ کو جا کر جواب دینا پڑے گا کہ آپ لوگوں نے ایک نہتی خاتون کے اوپر ٹارچر کیوں کیا. وہ تو جواب دے گا جس نے حکم دیا تھا, لیکن جنہوں نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا ظالموں نے, ان کو بھی اللہ رب العزت کے سامنے جا کر جواب دینا پڑے گا. ناظرین, حکومت کے لیے ایک چیز ذرا پریشانی والی پیدا ہو گئی ہے. صدیق جان صاحب کے بقول انہوں نے اس کے اوپر ایک ویلاگ بھی کیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نے اعجاز چودھری صاحب کی ضمانت دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو اس پہ حکومت میں کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ چیزیں حکومت کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف سے اب اسٹیبلشمنٹ تھکنا شروع ہو گئی ہے کہ بس بہت ہو گئی ہے ان بند کریے. مجھے تو ایسا نہیں لگتا, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ میں ڈویژن تو ہو سکتی ہے, لیکن جب تک اسٹیبلشمنٹ کی یہ والی قیادت موجود ہے یہ عمران خان سے ڈرتے رہیں گے, اور ان کی یہی سزا ہے کہ جب تک یہ موجود ہیں یہ تب تک عمران خان سے خوفزدہ رہیں گے, اس سے ڈرتے ہی رہیں گے. ناظرین, چیف الیکشن کمشنر کے لیے مختلف نام آ رہے ہیں اور سردار طارق مسعود صاحب کا بھی نام ہے. میں اس پہ جو ہے وہ بعد میں ویلاگ کروں گا یہ کون صاحب ہیں, اور اگر یہ آ گئے چیف الیکشن کمشنر تو پھر کیا ہوگا. لیکن اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.